गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमको लास्ट टॉपिक करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज द कोरोजन। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं कोरोजन पे। मोस्टली सीबीएसई में आते हैं, इतना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो कोरोजन को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कोरोजन? इट इज a natural occurring phenomenon commonly defined as the deterioration of a metal that results from a chemical or electrochemical reaction with its environment. एक सिंपल भाषा में क्या है कि जो कोई मेटल है, जब वो एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो उसकी डिटोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड द कोरोजन। इन द केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड द रस्टिंग। आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलते हैं। बड़ा फेमस हिंदी का वर्ड है, दैट इज जंग लगना, कि लोहे को जंग लग गया। और ये भी बोलते हैं कि बच्चों के दिमाग को जंग लग जाता है या ह्यूमन बींग्स के दिमाग को जंग लग जाता है जब इसको बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना किया जाए। हालांकि उसका यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। जंग लगने का मतलब है खराब हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, काम का ना रहना। दिमाग को बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। बट यहाँ पे उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो कोरोजन है क्या? सिंपली कोई भी मेटल जो है उसने इन्वायरमेंट के साथ में रिएक्ट किया, बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उस ऑक्सीडेशन से वो धीरे धीरे मेटल खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। और इन द केस ऑफ द आयरन इट इज कॉल्ड द रस्टिंग, जंग लग जाना। जैसे ये आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, ये यूटेंसिल, ये बेसिकली टूल्स है, तो इस पे ये आपको जो ब्राउनिश ब्राउनिश लग रहा है दैट इज द रस्टिंग या जंग। ठीक है, ये कोई दैट इज अ पोस्ट बॉक्स, इस पे जंग लगा हुआ है, गाड़ियों पे जंग लगा हुआ है, ये आपने देखा होगा। दिस इज अ कॉमन फेनोमेना। तो इतना तो ठीक है कि जंग लगता है या कोरोजन होता है, पर ये होता कैसे है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन करेंगे। देखो, ये दूसरी चीज़ों की भी जो कोरोजन होता है उसको हमने स्टडी नहीं करना। हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टडी करना है। दिस इज द मेन, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ही रस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है वो भी आपको बताऊंगा, बट हमने यहाँ पे आयरन को स्टडी करना है। दूसरी जो मेटल्स हैं उसके कोरोजन को हमने ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। तो हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इसको स्टडी करते हैं कि जंग लगता कैसे है। एक तो मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखो कि हमने बाहर कोई आयरन की ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो उसमें रस्ट जंग लग गया। अब वो लगता कैसे है, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम में दिस इज एन आयरन ऑब्जेक्ट। देखो, कोई भी जो आयरन की ऑब्जेक्ट होगी वो कभी भी पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होगी, उसमें हमेशा कुछ बर्स होंगे या कुछ डिप्रेशन होंगे। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन शो किया गया, दिस इज ए डिप्रेशन। ठीक है, अब ये सपोज करो दिस आयरन ऑब्जेक्ट ये हमने प्लेस किया है इन्वायरमेंटल में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा हुआ है, जहाँ पे एयर भी मिल रही है, इसको वाटर भी मिल रहा है, एक मॉइस्चर कंडीशन में रखा हुआ है। तो ये जो डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे दिस इज वाटर, यहाँ पे वाटर जो है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, नेचुरल जो ये एटमॉस्फेरिक वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है या डेरिवेटिव मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे इस डिप्रेशन के अंदर क्या है, वाटर इज प्रेजेंट। अब होता क्या है, उस मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होगा वो सेटअप होगा, किसके बीच में सेटअप होगा, जो ये सरफेस आपको दिख रही है, दिस सरफेस, आयरन सरफेस, इसके बीच में। और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, जो कि डिजोल्व है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इनके बीच में एक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो सेटअप होगा। कैसे होगा देखते हैं इसको। At a particular spot of an object made up of iron, oxidation takes place and the spot behaves as anode. जो आयरन होगा, दिस आयरन जो ये सरफेस डिप्रेशन वाली है, ये एज ए एनोड काम करेगी। तो अगर ये एज ए एनोड काम करेगी तो इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। जो Fe सॉलिड है, इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव एक्वस। जो ये Fe है, इसने Fe2 पॉजिटिव एक्वस को फॉर्म किया, तो Fe2 पॉजिटिव एक्वस जो है ये इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। जो वाटर आपको ये दिख रहा है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, यानी कि इस सरफेस से हटके वाटर के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। ओके,
Thus the metal atoms in the lattice मतलब ये जो आपका metal lattice है, pass into the solution as the ferrous Fe2 positive ions, leaving electrons on the metal itself. देखो इलेक्ट्रॉन तो उसने यहीं पे रखे, इलेक्ट्रॉन वाटर के अंदर नहीं गए, वो मेटल सरफेस पे रहे। Fe2 पॉजिटिव एक्वस जो है वो वाटर के अंदर चला गया। ओके, अब आगे क्या होगा? अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये ट्रेवल करते हुए इस कहीं स्पॉट पे आएंगे। अब ये स्पॉट कौन सा होगा? ये प्रेफल भी जो आपका डिप्रेशन से दूसरा वाला स्टॉप, ये तो डिप्रेशन था, बाकी ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जो स्मूथ सरफेस है, ये वाले स्पॉट पे आके टू इलेक्ट्रॉन जो होंगे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है दैट विल बी प्रेजेंट। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी जो इसने यहाँ पे रिलीज किए हैं, एंड इट विल बी गेटेड कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, जब वाटर के अंदर जाएगा तो वो -2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे H पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ये H पॉजिटिव कहाँ से है उसको भी देखते हैं। जो H पॉजिटिव मिलते हैं वो क्या है? या तो वो वाटर से आते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर अपने H पॉजिटिव होता है, जो वाटर होता है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या होती है, इसके आसपास CO2 गैस भी होती है। जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी है, तो CO2 भी वाटर के अंदर थोड़ी बहुत सोल्यूबल होती है। जब CO2 वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, वो उसके अंदर डिसॉल्व करके H2CO3 में आती है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है इट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव। हालांकि जो डिसोसिएशन है इट इज वेरी वेरी लेस, इसका जो Ka होता है ये बहुत ही कम है, इट इज वेरी लेस, पर स्टिल अगर CO2 डिसॉल्व है वाटर के अंदर तो कुछ ना कुछ H पॉजिटिव वहां पे प्रेजेंट जरूर होगा, वाटर विल बी एसिडिक। और अगर ना भी हो, अगर न्यूट्रल वाटर भी है, कोई CO2 नहीं डिसॉल्व, तो H पॉजिटिव तो वाटर के अंदर है ही है। तो H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? H2O, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। यानी कि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या, जो ये डिप्रेशन वाली सरफेस है, यहाँ से जो Fe सॉलिड था वो Fe2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हुआ, वो Fe2 पॉजिटिव एक्वस इस सॉल्यूशन के अंदर चला गया, इस वाटर के अंदर चला गया। जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर सरफेस से ट्रेवल करते हुए इस क्लीन सरफेस पे आए। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व है वाटर के अंदर, तो उस O2 ने H पॉजिटिव मिलके फर्दर वाटर को बना दिया, दैट इज H2O। तो यानी कि O2 जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो वाटर के अंदर रिड्यूस होगी, और जो Fe है वो Fe2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ तो इट बिकम्स Fe सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गोइंग इनटू Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2O, यानी कि Fe2 पॉजिटिव एक्वस और H2O मिल रहा है। इसके फर्दर क्या होता है, जो Fe2 पॉजिटिव है वो इस पूरे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट, वो क्या करती है, वो जो Fe2 पॉजिटिव है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज में कर देती है +3 में। ठीक है, Fe2O3 में इसने इसको वो कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी +2 को +3 में क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। या कह सकती हो कि जो Fe2 पॉजिटिव एक्वस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना दिया, दैट इज सॉलिड। ये सॉलिड होगा, यानी कि यहाँ पर जो Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट था, इस सरफेस के आसपास कहीं प्रेजेंट था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने उसको Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया। और वाटर तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा मॉइस्चर कंटेंट है। तो Fe2O3 प्लस XH2O मिलके क्या बना गया? Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। जो कि आपको ये चीज नजर आ रही है, दैट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, ये रस्ट बन गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली जो ये डिफॉर्म सरफेस है जिसमें डिप्रेशन है, थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट है, वहां से Fe सॉलिड Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, वो सॉल्यूशन के अंदर गया। ये टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना दिया, वाटर, यानी कि ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगी H2O में। अब दिस इज द रिएक्शन, Fe2 पॉजिटिव एक्वस जो है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने उसको Fe2O3 सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया फर्दर, यानी +2 से उसको +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर Fe2O3 प्लस XH2O जो कि ये मॉइस्चर में प्रेजेंट है वाटर, उसके साथ मिलके उसने क्या बना दिया, Fe2O3 डॉट XH2O, दैट इज रस्ट। अब ये रस्ट जो होता है थोड़ी मॉइस्ट होता है क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली कई बार बुक्स में लिखा होता है Fe2O3, ये बेसिकली फेरिक ऑक्साइड है, दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ रस्ट। अगर रस्ट होगा तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट जरूर होगा, डॉट XH2O, दिस इज अ फार्मूला ऑफ रस्ट, +3 स्टेट में ये होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने क्रोजन स्टडी कर लिया कि क्रोजन का मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली रस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है। अब कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रोजन को, मेटल्स को इफेक्ट करते हैं, वो तो रस्टिंग था, किसकी क्रोजन ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ मेटल इन द ईएमएफ सीरीज, जो हमने एक्टिविटी सीरीज की थी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी, उसमें डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ मेटल। अब the reactivity of metal depends upon its position in the electrochemical series. More is the reactivity of the metal, more will be the possibility of metal getting corroded. अब वहां पे जो हमने मेटल्स की थी, अगर आपको याद हो, ऊपर तो नॉन मेटल्स आती थी F2Cl2, ठीक है, Br2, सबसे नीचे लिथियम होता था, ठीक है, फिर लिथियम के ऊपर सोडियम, पोटेशियम, बीच में H2 आ गया, फिर उनके नीचे कॉपर ऊपर होता था, Ag भी ऊपर होता था, और फिर आयरन है, जिंक है। अब जो मेटल जितनी नीचे है उसकी कोरोजन होना उतना आसान है, क्यों? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब पीछे अगर मैकेनिज्म किया था तो Fe वाज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी जो मेटल्स नीचे होंगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी तो वो इजीली करोड भी हो जाएंगी। तो यानी जिंक, Fe, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इनका कोरोजन आसान है। Second thing, presence of impurities in metal. The impurities help in setting up the voltaic cell, which increases the speed of corrosion. अगर impurities डस्ट वगैरह प्रेजेंट होगी तो वो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर देती हैं, तो वो क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगी, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेट है, जो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो फटाफट आपका स्पीड अप करेगा, इसको, इस प्रोसेस को फटाफट बढ़ा देगा। थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ corrosion. फॉर एग्जांपल, corrosion ऑफ आयरन इन सी वाटर टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट देन इन डिस्टिल्ड वाटर। देखो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो उसके पास में कटायन एंड अनायन दोनों होंगे, तो कटायन अनायन दोनों होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोलाइट की या सोल्यूशन की, तो कोरोजन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो जो कोरोजन, अगर मैं आयरन ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ उसको डिस्टिल्ड वाटर में मैं अगर करता हूँ उसका कोरोजन, तो वो मुश्किल से होगा। बट अगर सी वाटर में करूंगा तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डिजोल्व है, वो फटाफट उसको करोड कर देंगे। तो एक आयरन ऑब्जेक्ट अगर सी वाटर में रखी है तो फटाफट वो करोड हो जाएगी, रस्टिंग होगी। पर अगर मैंने डिस्टिल्ड वाटर में रखा है तो उसका कोरोजन मुश्किल होगा। अगर आपको ध्यान हो, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, कभी भी उसमें नॉर्मल पानी नहीं डालते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो लेड जो प्लेट्स होती हैं उसकी कोरोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हम जो है हमेशा डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, उसमें कोई भी आपके मिनरल्स या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन नेचुरल वाटर इंक्रीजिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि अगर CO2 ज्यादा प्रेजेंट है तो उसमें कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा होगा, अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और H पॉजिटिव का जो रोल बहुत ज्यादा है, अगर H पॉजिटिव जितना ज्यादा है तो ये रस्टिंग वाली रिएक्शन उतनी फास्ट है, ऑक्सीड जो उसकी रिडक्शन होगी O2 की वो उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा CO2 होगा तो रस्टिंग उतनी ज्यादा फास्ट होगी। फिर है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। अगर आयरन सरफेस या किसी दूसरी मेटल को हमने प्रोटेक्टिव कोटिंग से कोट किया हुआ है तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ये हम प्रिवेंशन ऑफ जब क्रोजन करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रोजन। और एक और चीज,
अगर कोरोजन करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए आपको 3 कंडीशंस तो चाहिए चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेटल, ठीक है, मेटल शुड बी रिएक्टिव, मेटल आपकी रिएक्टिव होनी चाहिए, इनर्ट मेटल की तो होती ही नहीं है कोलिजन, ठीक है, या ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। सेकंड थिंग, प्रेजेंस ऑफ O2, अगर O2 प्रेजेंस नहीं है तो नहीं होगा। थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, 9th-10th में भी आता है कि अगर हमने आयरन नेल्स ली, कीले ली, और उनको मैंने एक ऐसे वाटर में डाला जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उसकी रस्टिंग होगी? नहीं होगी। अगर मैंने एक ऐसा वाटर लिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और इसमें मैंने नील्स को या किसी आयरन पीस को डाला हुआ है, तो क्या उसकी रस्टिंग होगी? नहीं होगी। सेकंड कंडीशन, मैंने एक ऐसे कंटेनर में लिया हुआ है आयरन को जिसमें सिर्फ O2 प्रेजेंट है पर वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इसकी रस्टिंग होगी? तब भी नहीं होगी। तो ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। अगर कोई अनरिएक्टिव मेटल है लाइक गोल्ड सिल्वर, तो उसका कोरोजन वैसे ही नहीं होता है। ओके, फिर एक चीज आती है रियल रीजन बिहाइंड कोरोजन, कि कोरोजन के पीछे रीजन क्या है। देखो अभी हमने जो पीछे किया है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड होता है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है, तो दैट इज द रस्टिंग। वो आपकी जो है उसको हम रस्टिंग बोल देते हैं कि अगर किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज रस्टिंग या दैट इज कोरोजन। पर हर जो कोरोजन है या हर ऑक्सीडेशन होना, उसको हम कोरोजन नहीं बोल सकते हैं। मतलब एवरी ऑक्सीडेशन को हम कोरोजन नहीं बोल सकते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग साउंड होता है। इस टॉपिक में ना थोड़ी देर में आऊंगा मैं अभी कि कोरोजन कब होता है कब नहीं होता, इस पे बाद में आऊंगा। प्रेजेंस ऑफ पीलिंग लेयर का मतलब क्या है, पहले आपको इसको थोड़े हार्मफुल इफेक्ट्स कराते हैं कोरोजन के, उसके बाद में उस टॉपिक पे आता हूँ, उसको कोरिलेट करता हूँ। अब इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन करते हैं। सबसे पहले तो ये कोरोजन के बैड इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो वेस्ट ऑफ मेटल। जो कोरोजन है वो मेटल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो 25% ऑफ एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ आयरन है वो वेस्ट हो जाती है ड्यू टू कोरोजन। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी। अगर मशीनरी जो है, ठीक है, कोई अगर सपोज करो ये आपके टूल्स हैं, अगर ये करोड़ हो गए, तो बेसिकली ये क्या होता है, स्पैनर होता है जो कि एक बोल्ट को टाइट करने के लिए लूज करने के लिए होता है। अगर इसकी शेप ही ऐसी नहीं रही तो ये तो टाइट ही नहीं कर सकता। फेलियर ऑफ मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीन जो है वो फेल हो जाती है। ये इंजन है, रस्टिंग वजह से करोड़ हो गया, यूजलेस हो गया। लीकेज इन द प्रोसेस, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। लीकेज इन द प्रोसेस, जो कोरोजन है या रस्टिंग है, इट लीड टू द कोरोजन। वो कैसे, जैसे सपोज करो ये कोई वाटर टैप है या कॉन्टिन्यूस रनिंग पाइप है, यहाँ पे क्या कोरोजन हुआ और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हो गए, तो लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ भी हो सकता है। फायर हैजर्ड कब होगा, अगर यहाँ पे कोई गैस की सप्लाई हो रही है या कोई पेट्रोलियम की सप्लाई हो रही है, तब प्रॉब्लम आएगी। कॉजेज कंटेमिनेशन, दो आपकी पाइप्स हैं, सीवरेज पाइप है और वाटर जो है ड्रिंकिंग पाइप है, वाटर नॉर्मल वाटर की पाइप है। तो वाटर तो अगर दोनों अगर इनमें कुछ कोरोजन हुआ तो मिक्सिंग ऑफ वाटर की पॉसिबिलिटी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट कैन बी फैटल, ये प्राणघातक भी हो सकता है। वो कैसे, ये एक ब्रिज आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ सिल्वर ब्रिज ओवर द ओयो रिवर यूएसए। खैर अब आज की डेट में ऐसा नहीं है, पर पहले कभी होता था। तो 1967 में जो ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया था ड्यू टू कोरोजन, और 460 पीपल की जो थी वो जान चली गई थी। बाद में इसको रीबिल्ड किया, ये रीबिल्ट है, दिस इज ए रीबिल्ड। सेम ब्रिज है, मतलब रिवर सेम है, पर बिल जो ब्रिज है उसको रीबिल्ड किया है, पुराना ब्रिज तो रही नहीं। तो ये इसके खतरनाक जो हैं वो काम है। आपको कभी इंडिया में ऐसे ब्रिजेस भी मिलेंगे
जहाँ पर अगर कभी आप देवियों पे जाते हो या सपोज करो हिमाचल जाते हो, तो इस किस्म के लोहे के ब्रिज आपको मिलेंगे। अगर उनको ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं किया है तो वो गिर भी सकते हैं ड्यू टू कोरोजन, अगर प्रॉपरली पेंटेड नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोरोजन। अब यहाँ पे मैं डिस्कशन को वापस उस पॉइंट पे लेके आता हूँ, जो कोरोजन जो है उसका पीछे रियल रीजन क्या है। देखो, जो ऑक्सीडेशन होती है मेटल की, दैट इज नॉट कोरोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज नॉट कोरोजन। तो फिर कोरोजन क्या है? कोरोजन के लिए प्रेजेंस ऑफ जो पीलिंग लेयर है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, जो कोरोजन होता है वो हमेशा अपर सरफेस पे होता है। जैसे कि सपोज करो ये एक आयरन सरफेस है, दिस इज आयरन सरफेस जो आपको नजर आ रहा है, बेयर मेटल आयरन को मान लो। अब इसकी ड्यू टू O2 एंड H2O, वाटर की वजह से जो इसकी अपर सरफेस जो है वो करोड होगी। ठीक है। अब जो इसकी अपर सरफेस है वो करोड होगी। ओके, अपर सरफेस करोड होगी। अब ये जो लेयर है, दिस इज लेयर ऑफ Fe2O3, दिस इज लेयर ऑफ Fe2O3। अब ये लेयर का बड़ा इशू है। अब ये जो लेयर है, इफ इट इज अ स्टेबल लेयर, अगर ये एक स्टेबल लेयर है तो फिर कुछ नहीं होगा। बट अगर ये स्टेबल लेयर नहीं है और इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इनके पोर्स के थ्रू जो वाटर है, ठीक है, एंड O2, वो नीचे वाली सरफेस पे जा सकती है और नीचे वाली सरफेस को वो क्रोड कर सकती है, और ये सरफेस को क्या करेगी, पील ऑफ कर देगी। ठीक है, इसको रिमूव कर देगी। तो नीचे वाली सरफेस फिर पिक्चर में आ गई, फिर वो पील ऑफ होगी, फिर नीचे वाली सरफेस आ गई तो वो पील ऑफ होगी। जैसे सपोज करो ये वाली आपको जो लास्ट में नजर आ रही है, इसमें जो 3 लेयर्स हैं वो पील ऑफ होके एक फ्रेश लेयर आपकी सामने आ गई है। तो ये जो पीलिंग लेयर है, दिस इज द डेंजरस थिंग। अगर जो लेयर आपकी डिपॉजिट हो रही है, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म हुई, इट इज नॉट स्टेबल, ये पील ऑफ हो जाती है, एक छिलके की तरह रिमूव हो जाती है, तो नेक्स्ट सरफेस आपकी पिक्चर में आएगी, वो रिमूव हो जाएगी, फिर थर्ड आएगी, वो रिमूव हो जाएगी, तो ये सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो ये मेटल ये है, ऑक्सीजन से इसकी फर्स्ट लेयर आई, रिमूव होगी, फिर नीचे वाली आई होगी, वो रिमूव, तो ये सारे का सारा जो मेटल है वो कंप्लीटली करोड हो गया। अब सेकंड मेटल को लेते हैं, इसकी यहाँ पर ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट हुई, बट ये स्टेबल है, ये स्टिक कर गई नीचे वाली मेटल पे। ये पैसिवेशन लेयर बोलते हैं इसको, जो ये लेयर है। ठीक है, ये ZnO के केस में होती है, जिंक के केस में होती है, दिस इज इन द केस ऑफ Fe2O3। ये आयरन के केस में Fe2O3 बनती है, जिंक के केस में ZnO। ये स्टेबल है, ये एक पैसिव लेयर है। इवन एल्यूमिनियम के केस में भी Al2O3। तो ये पील ऑफ नहीं होती, तो ये अगर स्टिक कर रही है तो मेटल बी को कोई, नीचे वाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी ऊपर वाली लेयर जो है खराब होगी, पर नीचे वाला सारा मेटल जो है बच गया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, एक कोई लोहे का गटर है, उसको आप देखते हैं कहीं पर करके रखा हुआ है और उस पे जो है बारिश पड़ रही है, इट इज सब्जेक्टेड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, और वो एज सच ही पड़ा हुआ है, तो 2 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, अनलेस उसको कोई चुरा ना ले। अगर कोई चोर चुरा के भाग गया फिर तो अलग बात है, बट अगर वो एज सच ही पड़ा हुआ है तो 2 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेयर जो है 1 बाय 1 जो है वो रिमूव होती जाएगी, अर्थ में मिलती जाएगी, और अल्टीमेटली 2 साल बाद वो गटर नजर ही नहीं आएगा। बट जिंक के केस में, एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं है। उनकी जो लेयर होती है वो स्टेबल होती है। फर्स्ट लेयर कोरोड होगी, फर्स्ट लेयर ऑक्सीडाइज होगी, उसके बाद नीचे जो मेटल मेटल होगा वो बच जाएगा। तो वो उनका एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास में पैसिवेशन लेयर है, जबकि इसके पास में पीलिंग कोरोजन लेयर है। सो दिस लेयर, दिस पीलिंग कोरोजन लेयर है, पीलिंग लेयर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन। अगर मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो लेयर है दैट इज नॉट स्टेबल, जो जिंक जो ऑक्साइड की लेयर है दैट इज नॉट स्टेबल, तो वो सारे का सारा मेटल खत्म होगा, इट विल कॉल द कोरोजन। हर ऑक्सीडेशन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कोरोजन।
हर ऑक्सीडेशन कोरोजन के इक्वल नहीं है। वही कोरोजन होगा जिसमें आपकी पीलिंग लेयर प्रेजेंट होगी, जो कि आयरन का केस है, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस केस। और जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आयरन ही यूज होता है। इतना एल्यूमिनियम यूज नहीं होता, इतना जिंक यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा आयरन का यूज है। तो इसलिए जो रस्ट है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है या और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कोरोजन या रस्टिंग। अब ये तो कोरोजन हो गया, तो कोरोजन को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें आते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, कि हम बैरियर क्रिएट कर देते हैं। बैरियर का मतलब क्या है? दिस इज द मेटल, ये आपकी मेटल है, यहाँ पर H2 एंड O2 प्रेजेंट है। अब इसने यहाँ पे आके अटैक करना है, तो मैं कोई ऐसा बैरियर क्रिएट कर देता हूँ कि H2O2 इसके पास पहुंच ही ना जाए। तो दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला जो कॉमन तरीका है, द सरफेस इज कोटेड विद द पेंट और सब केमिकल। हम पेंट अप्लाई कर देते हैं, तो कारों पे पेंट किया होता है, ठीक है, या मेटल्स जो आपके होते हैं, जो जो गेट्स होते हैं मेटल्स के, उन पे पेंट कर देते हैं। तो सबसे कॉमन मेथड तो है कि इसके ऊपर हम सीधा पेंट अप्लाई कर दें सरफेस के ऊपर, बेस्ट मेथड, ठीक है। लोहे की जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं जो कॉमन हम यूज करते हैं घर में, उनमें हम पेंट कर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, द सरफेस इज प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, ठीक है। ये आपने बचपन में अभी भी खैर देखा होगा, जो साइकिल की चेन होती हैं उन पे हम क्या अप्लाई करते हैं, उन पे पेंट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि पेंट तो रिमूव हो जाएगा, उस पे हम ग्रीस को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रीस के दो काम है, एक तो एज ए लुब्रिकेंट यूज करती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। दूसरा जो आयरन जो होता है उसकी रस्टिंग हो जाती है। जब बारिशें आती हैं तो ग्रीस जो है हट जाती है, उसके बाद में आयरन जो है उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसकी ग्रीजिंग या उस पर ऑयल लगाना पड़ता है। थर्ड मेथड है, द मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मेटल्स लाइक टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। थर्ड में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, टिन की या निकल की या जिंक या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर पर लगा देते हैं। जैसे साइकिल होती हैं उन पे टिन की लेयर लगी होती है, जो साइकिल के हैंडल होते हैं उन पे टिन की लेयर होती है निकल की। ये इनकी अगर ऑक्सीडेशन होती भी है तो ऑक्सीडेशन लेयर इज स्टेबल। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन लेयर होगी वो स्टेबल है, वो नीचे जो है कोरोजन को जाने नहीं देगी। तो दीज आर द मेथड फॉर द बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड थिंग आती है सेक्रीफाइजल प्रोटेक्शन। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन और अगेंस्ट करोजन बाय यूजिंग ए मोर रिएक्टिव मेटल। हम यहाँ पे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को यूज कर लेंगे, तो उस मेटल का कोरोजन हो जाएगा और आयरन बच जाएगा। द प्रोटेक्टेड मेटल बिकम्स द कैथोड एंड डज नॉट करोड। जो प्रोटेक्टेड मेटल है वो आपकी जो है वो कैथोड बन गई और करोड नहीं होगी। करोड कौन सा होगा? एनोड, जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि आयरन से तो हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले रहे हैं। Therefore, by providing the desired sacrificial protection, these items are known as the sacrificial anodes and attract the corrosion to them rather than the iron or steel. देखो, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका हम यूज करेंगे। इसके आयरन की इनकी लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे, तो जो कोरोजन होगा वो जिंक का होगा, एल्यूमिनियम का होगा या मैग्नीशियम होगा। जो आयरन होगा वो बच जाएगा। जैसे कि इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन। आपने सुना होगा जो सैनिटरी पाइप्स होते हैं वो जीआई पाइप्स होते हैं, या एड कभी आती है टीवी पे तो जीआई पाइप्स। जीआई पाइप्स का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, जो घरों में सैनिटरी के लिए यूज करते हैं। जितनी भी आपकी वाटर सप्लाई है वो जीआई पाइप्स के थ्रू होती है। अब ये इसका मतलब क्या है? It is the process of applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent rusting. हम एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाते हैं स्टील या आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक जिंक कोटिंग को अप्लाई कर दिया, तो दैट इज सिंपली गैल्वेनाइजेशन। द मोस्ट कॉमन मेथड इज हॉट टिप गैल्वेनाइजिंग इन विच द पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन ए बाथ ऑफ मोल्टन हॉट जिंक। ये हॉट टिप गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? इसमें हम एक टैंक लेते हैं जिसमें कि मोल्टन हॉट जिंक होता है, उसके अंदर पार्ट्स को सबमर्ज कर देते हैं। जैसे ये एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, तो ये जो एक टैंक है, ठीक है, जिसमें क्या है? मोल्टन जिंक है।
जिंक को मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, तो उससे क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स को लटका के उस पे एक लेयर जो है जिंक की मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज द गैल्वेनाइजिंग, ओके, या इसको हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है उसको भी देखो। जैसे ये एक जीआई पाइप है, ठीक है, दिस इज ए जीआई पाइप, ये आयरन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जिंक हो गया। अब यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है ऊपर, ओके, ये अब एज ए एनोड काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आयरन से ज्यादा है। देखो अब रिडक्शन पोटेंशियल देखो, Zn2 पॉजिटिव इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 0.76, और Fe का माइनस 0.44। अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 और इसका 0.44, यानी कि जिंक में ऑक्सीडाइज होने की जो कैपेसिटी है वो आयरन के मुकाबले में ज्यादा है। तो जो जिंक है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू आयरन। और जब जिंक आपका ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर एक ZnO की लेयर बना लेगा। अब आपको पता ही है, पीछे हमने किया, जो ZnO की लेयर होती है वो स्टेबल होती है, वो फर्दर नीचे आपको वो नहीं करनी देगी, कोरोजन नहीं होने देगी या रस्टिंग होने नहीं देगी। पहली लेयर ZnO में कन्वर्ट होगी, उससे नीचे वाली जो है लेयर, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसकी एक यूजफुलनेस है। तो ये आपको जो नजर आ रही है, ये जो चादर है, ठीक है, या इसको शीट बोलते हैं, जो कि शेड वेड में यूज करते हैं, या ये सैनिटरी पाइप है, दीज आर ऑल जीआई पाइप्स। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को जीआई पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो, जो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो जीआई पाइप्स की जो लाइफ होती है 40 ईयर्स होती है, 60 ईयर्स होती है। मतलब ऐसे भी घर है जो 100 ईयर्स पुराने हैं और उनमें कभी भी जो वाटर लीकेज की या वाटर पाइप्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जीआई पाइप्स की लाइफ इतनी ज्यादा होती है कि एक बार जिंक करोड हो गया, जेडनो बन गया, उससे नीचे वाली लेयर्स का उसने कोरोजन नहीं होने देना। तो इसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा है। तो ये चीज होगी सेक्रीफाइयल। उसके बाद में थर्ड इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ये एक्सटेंशन ही है उसका, सेक्रीफाइयल का। सेम थिंग है, थोड़ा बहुत फर्क है। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर सच एज अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स। जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब वो तो हमेशा मॉइस्चर के कंटेंट में रहेगी, क्योंकि आपको पता है जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स हैं वहां पे हमेशा मिट्टी रहेगी और वो हमेशा गीली होती है। जो अगर हम नीचे कभी भी बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे वाटर मिलता है, यानी कि वहाँ पे जितना भी सैंड होगा वो हमेशा गीला होगा, यानी वाटर कंटेंट तो होगा ही होगा। और वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर हमेशा इंट्रैप्ड होगी होगी। तो अब करेंगे क्या, जो आर्टिकल ऑफ आयरन कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और जिंक, द एक्टिव मेटल हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन एंड इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू आयरन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हैज अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। जैसे ये एक एग्जांपल है, दिस इज द सरफेस ऑफ ग्राउंड जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, नीचे ये आयरन की पाइप जा रही है, ठीक है, दिस इज अ पाइप ऑफ आयरन। अब इस पाइप को यहाँ पे साइड में कनेक्ट कर दिया मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ में। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पर O2 भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन होगा, अब दो एज ए सिंगल यूनिट काम कर रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो +2.37 है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। तो Mg विल गेट ऑक्साइड, जो Mg है वो Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पे जो इसके आसपास जो वाटर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 है वो आपकी H2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नीशियम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, पर आयरन का पाइप बच जाएगा जिसमें हमने वाटर सप्लाई करना है या कोई गैस को सप्लाई करना है, तो वो हमारा आयरन से मतलब रस्टिंग से बच जाएगा। सो दिस इज द मेथड फॉर द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। फिर आगे आता है यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन, दिस अनदर मेथड। इसमें क्या है, जो अगर आयरन का टू रिटार्ड द कोरोजन ऑफ आयरन सर्टेन एंटी रस्ट सोल्यूशन आर यूज्ड। अल्कलाइन फॉस्फेट्स हो गया, अल्कलाइन क्रोमेट्स हो गए, वो यूज करते हैं एज ए एंटी रस्ट सोल्यूशन। अल्कलाइन मतलब क्या है, ये बेसिक सोल्यूशन होगा, इट विल हैव ए बेस, इसमें OH नेगेटिव पार्ट होगा। अब अल्कलाइन नेचर है तो इसमें जो H पॉजिटिव है वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन, रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। देखो अगर कहीं पे भी H पॉजिटिव प्रेजेंट है
तो वहां पे रस्टिंग होगी। पीछे हमने जो मैकेनिज्म देखा है उसमें एच पॉजिटिव प्रेजेंट था तो रस्टिंग हो रही थी। अगर उस एच पॉजिटिव को मैं हटा ही दूं किसी तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा? अगर एच पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं उसको बेसिक मीडियम में डिप कर देता हूँ। बेसिक मीडियम डिप किया तो जितना एच पॉजिटिव है वो तो न्यूट्रलाइज हो ही गया, और एक्सेस ओ एच नेगेटिव वहां पे प्रेजेंट है। तो ओ एच नेगेटिव की प्रेजेंस में या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो जब मैंने ओ एच नेगेटिव को यूज किया या ओ एच नेगेटिव के सोल्यूशन में डिप किया, तो वो आपके रस्टिंग होने से बच गई। तो ये कुछ एंटी रस्ट सोल्यूशन जो है, ये बेसिकली वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे जो आपने आयरन ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप करके रखना है, तो वहां पे उसको एंटी रस्ट सोल्यूशन में पहले डिप कर देते हैं, ताकि आसपास जो है बिल्कुल भी एच पॉजिटिव उसके पास में ना हो। और एक प्रोटेक्टिव इनसोल्यूबल स्टिकिंग फिल्म ऑफ आयरन फॉस्फेट जो है वो वहां पे बन जाती है। तो दिस इज द फोर्थ मेथड। फिफ्थ है बाय अलॉइंग। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। अलॉइंग के और भी बहुत यूज है। अलॉइंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ए मेटल एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स, यूजुअली मेटल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या किया, दो मेटल्स को हमने मेल्ट किया और उनको मिक्स कर दिया, तो उससे रस्टिंग बच जाती, उससे रस्टिंग में बचाव हो जाता है। वो कैसे कि नॉर्मली जो आयरन है वो रस्टिंग प्रोन है, बट अगर हम उसको क्रोमियम के साथ में या निकल के साथ में अलॉय कर दे, तो वो उसकी जो क्रोजन पावर है या एंटी क्रोजन पावर है, एंटी रस्टिंग पावर है, उसको बढ़ा देते हैं। कैसे? क्रोमियम क्या करती है? क्रोमियम हेल्प्स द अलॉय टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव पैसिवेशन लेयर दैट ब्लॉक ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम गेटिंग टू द आयरन बिलो द सरफेस। मैंने आपको अभी बताया कि अगर पैसिव लेयर है तो वाटर को नीचे नहीं जाने देगी। अगर वाटर नीचे चला गया सरफेस के अंदर तो वो फर्दर कोरोजन करेगा। तो जो स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं उसमें आयरन क्रोमियम को मिला देते हैं, तो क्रोमियम रस्टिंग से आयरन को बचा लेती है। तो ये आप कढ़ाई देख रहे हो, ठीक है, ये प्योर आयरन की है, तो इसकी रस्टिंग होनी स्टार्ट होगी। यहाँ पे आपको ये रस्ट आपको नजर में आ रहा है, ठीक है, जितना मर्जी रिमूव कर लो रस्टिंग जाएगी नहीं। रीजन भी क्योंकि आयरन अगर प्योर आयरन है तो उसकी रस्टिंग होनी होनी है, क्योंकि वो उसकी नेचर है। जबकि ये स्टेनलेस स्टील की है तो यहाँ पे रस्टिंग होना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस के यहाँ पे अगर स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएं। अगर यहाँ पे आपने स्क्रैचेस को डेवलप कर लिया, कोटिंग ही हट गई, देन जो नीचे है वहां पे थोड़ी बहुत रस्टिंग हो सकती है, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी इसकी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोजन। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये क्लियर है सारा? ये दिस इज ओके? Yes, sir.